नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। कई दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशंस के जो नोटिफिकेशन आए हैं सर, उसके बारे में भी कोई वीडियो लेकर के हमारे बीच में जरूर आइए। तो आज हम लोग केवल बात करेंगे यूपी पीसीएस के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो यूपी पीसीएस के बारे में एक चीज़ आप दिमाग में रख लो कि यूपी पीसीएस उतना बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है जितना बड़ा एग्जामिनेशन आप अपने दिमाग में लेकर के चलते हो। अगर आप मेरे दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट पे कमांड बनानी पड़ती है। आपको इंग्लिश भी देखना होगा, मैथमेटिक्स पे भी कमांड अच्छी बनानी पड़ेगी, रीजनिंग भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी और जीएस भी अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन यूपीपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है कि जिसके अंदर आपको 2 से 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आपकी अच्छी कमांड हो जाती है तो उस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट पर निकल करके चले जाते हो। बेसिक पैटर्न के बारे में बात करूंगा क्योंकि अभी नोटिफिकेशन हमारे बीच में आई हुई है। तो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन की बात किया जाए कि इस बार यूपी पीसीएस की वैकेंसी में क्या है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करने और क्या इस तरीके की नई चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में बैठा लो कि 21 तारीख से यानी 21 अप्रैल से हमारे यहाँ पर यूपी पीसीएस की वैकेंसीज आउट हुई हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी आयोग खुला और आयोग खुलने के तुरंत अगले ही दिन यूपी पीसीएस की वैकेंसीज आई हैं 21 अप्रैल के दिन। और ये मेरे हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी वैकेंसी है जो लॉकडाउन के अंदर आई है। इसका मतलब आयोग कहीं ना कहीं टाइम पर एग्जामिनेशंस कराने के फेवर में दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। 21 अप्रैल स्टार्टिंग डेट है इसकी, यानी फॉर्म फिलअप आप करना शुरू कब से, यानी फॉर्म भरे जा रहे हैं इस समय 21 अप्रैल से शुरू है और फाइनली फॉर्म को हम लोगों को फाइनल सबमिट करना है कब, तो ठीक 1 महीने बाद यानी 21 मई 2020। एज की बात किया जाए तो इसके अंदर 21 से 40 साल की उम्र तक के लोग एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी एज बाउंडेशन भी बहुत बड़ा मैटर नहीं है, सीनियर लोग भी आ सकते हैं, जूनियर भी आ सकते हैं, सारे लोग आ सकते हैं। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। टोटल वैकेंसीज की बात किया जाए कि इस बार टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं, तो 300 वैकेंसी आई हैं। टोटल 300 वैकेंसीज इस बार लेकर के आई हैं और उसमें 2 वैकेंसीज हैं, एक आपकी एसीएफ और दूसरी आपकी आरएफओ। एक आपकी एसीएफ और एक आपकी आरएफओ। एसीएफ क्या है, तो एसीएफ है आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और खुशी की बात यह है कि यूपी पीसीएस में यह पद पहले नहीं था, यानी एसीएफ का पद पहली बार 2020 में यूपीपीएससी ने यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में शामिल किया है। और दूसरा जो पोस्ट है वो है आपका आरएफओ यानी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। और इन वैकेंसीज के लिए हम लोग केवल प्री पर बात करेंगे क्योंकि छोटे शहर का जो बच्चा है वो यूपी पीसीएस के पैटर्न को प्रॉपरली जानता नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो मेंस के भी बारे में चर्चा होगी। आज हम लोग केवल प्री के ऊपर बात करेंगे कि प्री एग्जामिनेशंस में ऐसा स्पेशल क्या है या प्री एग्जामिनेशंस को हम लोग किस तरीके से पढ़ें। तो बस एक लाइन में उनसे कहना चाहूंगा, और ये है क्या, तो इसमें हम लोग बस एक लाइन में कहूंगा कि यहां पर एसएससी के एग्जामिनेशंस के लेवल को थोड़ा सा ऊपर कर देना है एंड यू आर क्वालिफाइड फॉर यूपीपीएससी एग्जामिनेशंस। तो ये एकदम पैनिक नहीं लेना है कि बहुत ब्रॉड सिलेबस है या बहुत डीप में जाना है, बहुत ज़्यादा परेशान होना है, उस पर बात अभी हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले जान लो कि फॉर्म आपको भरना है, 21 मई तक फाइनल है, 18 मई तक आपको फॉर्म को भर देना है और 21 मई तक आपको फाइनल सबमिट कर देना है हर हाल में। और एग्जामिनेशन फीस जो है वो टोटल आपकी 125 रुपीज है। टोटल 300 वैकेंसीज एसीएफ और आरएफओ, ये 2 पद इसके अंदर ले आए गए हैं। एसीएफ पहली बार लाया गया है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और दूसरा पद है आपका रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का। तो ये बेसिक फिनोमेना है कि इसके अंदर क्या होगा। अब प्री के एग्जामिनेशंस के बारे में अगर आप बात करोगे कि प्री के एग्जामिनेशंस की अगर बात करेंगे तो प्री के एग्जामिनेशन में 2 तरीके के एग्जाम होते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली डिफाइन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की अगर बात किया जाए तो पेपर 1 के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, यानी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए तो 150 नंबर क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन के ऊपर आपको मिलने वाले जो नंबर होंगे वो 200।
यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1.33 नंबर का होगा। सेकेंड पेपर इज CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर मिसलेनियस होगा और ये दिमाग में रखिएगा कि इसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क होंगे। क्लियर? 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क होंगे। यानी इसमें, और ये भी ध्यान देना है कि CSAT के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि CSAT केवल 33% ले आकर के आपको किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना है। यानी इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप SSC की तैयारी किए हुए हो तो आपको मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आती होगी, आपको रीजनिंग थोड़ी बहुत आती होगी, किसी भी तरीके से आपको 33% ले करके और क्लियर कर लेना है CSAT को। और आपको मेन फोकस करना है कहां पे, तो हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि जो GS का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है, उस पे हम लोग काम करेंगे, जिसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन और उस 150 क्वेश्चन के लिए मिलने वाले नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, तो ये 200 नंबर के यहां पर आएंगे। अब दो चीजें और बता दूं। पहली चीज तो आप दिमाग में रखना कि आयोग ने अब नेगेटिव पॉइंट भी काउंट करना शुरू कर दिया है, तब से कट ऑफ नीचे जाना शुरू हो गई है। यानी हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 माइनस 1/3 यानी 0.33 नंबर जो है वो कटेंगे। हर गलत नंबर के लिए, हर गलत क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको इस तरीके के नंबर कटेंगे। और दूसरी चीज एक और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्री के जो नंबर हैं वो मेंस में ऐड नहीं होते। मेंस में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है 2018-19 के बाद से, उसके बारे में किसी और क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा। वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए सहूलियत भरा बदलाव है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि प्री के नंबर मेंस में ऐड नहीं होंगे। और साथ साथ दूसरा बदलाव क्या है कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है 1/3 की। अब कितने क्वेश्चन, जैसे अब GS का नाम जैसे ही आप सुनते हो, क्योंकि CSAT का तो प्रॉब्लम खत्म, इसलिए खत्म क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, किसी भी तरीके से 33% हम लोग को लेकर के आना है। गड़बड़ी कहां पर होती है, तो फर्स्ट पेपर में जहां पर हम लोगों से GS के बारे में बात की जाती है कि GS में क्वेश्चंस कहां से आएंगे, क्योंकि GS एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और सारी चीजों को लेकर के आप बिना स्ट्रेटजी के नहीं चल सकते। तो उन्हीं स्ट्रेटजीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि GS में क्वेश्चंस कहां से आएंगे, GS के क्वेश्चंस में किन किन पॉइंट से कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में। उनको एनालाइज करने के बाद हम लोगों ने एक लगभग का बना लिया कॉन्सेप्ट कि इतने इतने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो जो फील्ड आपकी कमजोर है उस फील्ड पे आपको वर्कआउट करना है। और इस समय आपके पास टाइम मैनेजमेंट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे तरीके से फ्री हो। और GS एक ऐसा टॉपिक है मेरे दोस्त कि अगर उसमें आपका मन लग गया तो आपको कभी भी बोरियत नहीं होगी। अगर आप उसको पढ़ने लगते हो, मन लगाने लगते हो, तो उस कंडीशन में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को समझने की कि क्या इस चीज को मैं कर सकता हूं, ये जानने की परफेक्ट टाइमिंग है। क्योंकि आपको इस समय भरपूर समय अपने ऊपर देने को आसानी से मिल जा रहा होगा। आते हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। आगे चलता हूं, बात किया जाए कि कहां से क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं या कहां पर किस तरीके की चीजें ज्यादा आ रही हैं। उन पे अगर बात किया जाए तो उस पे अगर देखिए आपकी कहां से चीजें आ रही हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करें जनरल साइंस की। अब जब जनरल साइंस आती है तो इस चीज को दिमाग में आप रखिएगा कि जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है, कि जिसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कंबाइंड क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये आप देखिएगा कि आयोग ने जितने भी एग्जामिनेशन इधर बीच लिए हैं, जनरल साइंस का नंबर थोड़ा सा ऊपर हुआ है। और दूसरी चीज कि अप्लाइड साइंसेस के क्वेश्चन बढ़ने शुरू हुए हैं। जैसे नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि व्हाट इज जड़ता गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो सकती थी, या कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे। लेकिन अप्लाइड क्वेश्चन सब आ रहे हैं कि दरवाजे का हत्था कब्जे से दूर लगाया जाता है, क्योंकि यानी आपको साइंस को समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। पिछला कुछ एनालिसिस बताता है कि जनरल साइंस के 10 से 15 क्वेश्चंस आयोग के एग्जामिनेशंस में आए हैं। ये एक लगभग का डेटा मैं दे रहा हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आयोग से आए हैं।
दूसरी चीज, अगर सेंसस की बात किया जाए यानी जनगणना, हालांकि ये बहुत पुराना हो चुका है, जनगणना 2011 की कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी तक यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशंस में जनगणना से क्वेश्चन जरूर आते हैं और उन क्वेश्चन की संख्या कम से कम 5 से 7 होती है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके जनगणना से जरूर आते हैं। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका यूपी स्पेशल क्वेश्चंस, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा रहा है तो उत्तर प्रदेश के बेस्ट क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस की संख्या जो है वो लगभग 10 से 12 होती है कि आपको यूपी की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यूपी की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में, यूपी के नृत्य के बारे में, यूपी की भाषाओं के बारे में, यूपी के वैधानिक संरचना के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा स्पेशली पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा जो बहुत तेजी से आपके हर एग्जामिनेशंस में आगे बढ़ा है वो है आपका करंट अफेयर्स, यानी सामान्य चीजें कि जो आपके डेली लाइफ में जा रही हैं। तो यूपी पीसीएस करंट अफेयर जितने भी पूछता है वो दिमाग में रखिएगा कि उसमें से ज्यादातर करंट जो होंगे वो उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड होंगे। यानी यूपी स्पेशल जो आप पढ़ रहे हो तो आपको करंट अफेयर पढ़ते समय भी ये ध्यान देना है कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे रहे हो तो यहीं के करंट के ऊपर आपको फोकस ज्यादा करना है और थोड़ा बहुत आपको भारत के बारे में या विश्व के बारे में भी जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं उनके बारे में भी आपको काम करना पड़ेगा। इनकी संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं। अब बात किया जाए हिस्ट्री की तो हिस्ट्री भी आपकी 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में एग्जाम में पूछी जा रही है। हिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा कि मिडवल हिस्ट्री भी आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगी और एंशिएंट हिस्ट्री भी आएगी। यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक आप उठाओगे और केवल उसमें कमांड, और हिस्ट्री के बेसिक से लेकर के डीप क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं आयोग में। तो हिस्ट्री को आपको अच्छे तरीके से तैयार करने की आवश्यकता होगी। दूसरी बात किया जाए पॉलिटी की तो पॉलिटी से भी इस समय 20 से 25 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी से पूछे जाते हैं, जहां पे आपका संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, संवैधानिक संरचना के बारे में, या जो अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं जैसे आर्टिकल 370 टाइप की घटनाएं, उनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यह हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरी बात किया जाए, आगे चलें तो बात करेंगे ज्योग्राफी की। जियोग्राफी यानी भूगोल की जब आप बात करते हो तो भूगोल का लेवल भी थोड़ा सा अच्छा होता है आयोग के एग्जामिनेशंस में, और वही रीजन है कि भूगोल में 10 से 15 क्वेश्चन कम से कम ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। एक थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपका आता है स्टैटिक का, कि स्टैटिक कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, कौन सा पार्क कहाँ पे, नेशनल पार्क कौन सा सबसे छोटा है, नेशनल पार्क सबसे बड़ा कौन है, या नदियों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो स्टैटिक भी कम से कम कवर कर रहा है, यानी कि स्टैटिक जीए जो है, जनरल अवेयरनेस जो है, वो भी कम से कम कवर करती है आपकी 5 से 8 क्वेश्चन। और एक और छोटा सा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आयोग में बन रहे हैं। यानी आयोग का ये जो जीएस का, और ये दिमाग में रखिएगा कि एसएससी के एग्जामिनेशंस में आपने जो जीएस पढ़ी है वो बेसिक जीएस है, यानी उसके बारे में आप बेसिकली जान लेते हो। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने पढ़ लिया थोड़ा सा हिस्ट्री में, या आपने साइंस के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे जो जीएस का लेवल होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा कि हमको थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। जीएस को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं पढ़ना होगा, जीएस को कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट में पढ़ना होगा। तो हमारा प्रयास यही रहे कि जीएस के लिए विशेष किताबों का प्रयास किया जाए। किताबों के बारे में भी बताऊंगा अगली वीडियोज में, जब आएंगे हम लोग मेंस के एग्जामिनेशन पे, तो कौन सी किताब का प्रयोग करें, उसके अलावा कौन सी साइट्स पर जाएं, कौन सी चीज़ों को डिस्कशन किया जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। इसके आगे मैं बात करता हूं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कितने नंबर तक लाया जाए। तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, 100 से 120 के नियर अबाउट आपको लेकर के चलना है कि 100 से 120 तक अगर आप लेकर के चल रहे हो तो उस कंडीशन में आप मेंस के लिए जा रहे हो। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एग्जामिनेशंस जितने बड़े होते हैं भीड़ उतना ही कम होती है, भीड़ जितनी कम होती है सफलता की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है।
और लास्ट में अपने सारे स्टूडेंट्स को जाते जाते एक चीज जरूर बताऊंगा कि मेरे दोस्त, भीड़ हमेशा एक सटीक रास्ते पर चलती है और यह जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर भीड़ जा रही है वही रास्ता सही हो। रास्ता चुनने का अधिकार केवल और केवल आपको है, क्योंकि आपके अंदर कौन सी प्रतिभा है इसके बारे में आपके अलावा कोई नहीं जानता। तो इसलिए अपने लेवल को थोड़ा सा आप उठाने की कोशिश करिए और इन चीजों के बारे में भी डिस्कशन करिए। आप कर सकते हो और मेरा भरोसा है कि आप ही कर सकते हो। तो ऐसी और सारी जानकारियों के साथ आपके बीच में आगे भी आता रहूंगा। मेरे चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले समय में हमारी सारी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।